हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें कि आज आपका पार्ट 3 हो जाएगा। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी के हुए करते हैं। प्रत्येक दिन क्यूज होता है, क्यूज से जुड़िए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। अब आज हम लोग देखेंगे गैसीय सिद्धांत यानी गैसेस लॉ के बारे में। बताइएगा कि गैसों का न ही आकार होता है, न ही उसका निश्चित आयतन होता है। ये क्या होता है? गैस होता है। गैसों के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कमजोर होता है। ठीक है, जिस कारण गैसों के परमाणु दूर दूर तक क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। बताइएगा कि वैसा गैस जो बर्तन की दीवार पर किसी प्रकार का दबाव या बल नहीं लगाता है, वह कौन सा गैस होता है? आदर्श गैस होता है। कोई भी गैस आदर्श गैस यानी कि जनरल रूप में जो गैस होता है, ये सभी आदर्श गैस नहीं होता है। ठीक है, बताइएगा बहुत कम दाब तथा बहुत कम दाब तथा उच्च तापमान पर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, किस गैस के भौतिक कार्य करने लगता है? आदर्श गैस के। यानी कि आदर्श गैस के लिए पूछा जाएगा तापमान और दाब के बारे में संबंध। तो इसमें आपको क्या बताना होगा? दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और तापमान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, तभी वह आदर्श गैस होता है। ठीक है, बताइएगा वैसी गैस जो बर्तन की दीवारों पर बल तथा दबाव आरोपित करता है, तो वह कौन सी गैस कहलाती है? वास्तविक गैस कहलाती है। ठीक है, यानी सभी गैसें क्या होती है? वास्तविक होती है। ठीक है, किसी भी गैस की मुख्य कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। क्या क्या? दाब यानी प्रेशर, उसके बाद ताप यानी टेम्परेचर, और आयतन यानी वॉल्यूम होता है। बताइएगा कि नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। यानी कि चार्ल्स का कहना है कि प्रेशर उसका क्या रहेगा? नियत रहेगा। और उधर आप लगा दीजिए गैस के सूत्र जो होता है पीवी बराबर nRT, उसी में प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिएगा। उसके बाद n तो कांस्टेंट रहता है, nR भी कांस्टेंट रहता है, उसी के अनुसार आप निकाल लीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? अर्थात ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होगा? इसमें चार्ल्स के नियम में बढ़ेगा। ठीक है, अगला बताइएगा यानी स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? बॉयल का नियम है। ठीक है, यानी बॉयल के नियम के अनुसार दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होगा? घट जाएगा, आयतन घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि इस नियम को दाब का नियम भी कहते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक ने दिया है। इसके अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ये किसने दिया है? गै-लुसाक ने दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तापमान बढ़ने पर दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए गैसीय समीकरण बराबर क्या होता है? पीवी बराबर nRT। ठीक है, उसके बाद बताइएगा एवोगाड्रो नियम है कि इसमें है कि स्थिर ताप एवं दबाव पर समान आयतन में गैसों के मोलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, बताइएगा कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? ये होता है पीवी बराबर nRT। गैसीय समीकरण होता है P1V1 बटे T1 बराबर P2V2 बटे T2 होता है। ठीक है, बताइएगा आदर्श गैस का समीकरण हो गया। इसमें कि R क्या दर्शाता है? ये एक गैसीय नियतांक दर्शाता है। और N क्या दर्शाता है? मोलों की संख्या दर्शाता है। R बराबर कितना होता है? 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। बताइएगा यानी कि आदर्श गैस चार्ल्स तथा बॉयल्स के नियम का पालन करता है। ठीक है, बताइएगा एक होता है तापमान, देखिए इसका होता है एक STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी मानक ताप एवं दाब। इसमें होता है कि STP में तापमान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि दबाव क्या होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी A। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है कि एनटीपी इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसका हिंदी होता है सामान्य साधारण ताप एवं दाब। एनटीपी पर तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। और दाब कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, बताइएगा अब अगला नियम चलते हैं। गैसों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक ऐसी गति जो गैसों के कणों को दूर करके कणों को एक दूसरे से समीप लाती है, इस नियम को
ठीक है। अगला बताइएगा यानी कि गैसों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक ऐसी गति होती है जो गैसों के कणों को एक दूसरे के समीप लाती है। इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? विसरण का नियम, यानी कि डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। ये बताइएगा कि सुगंध दुर्गंध किस नियम के कारण फैलता है? विसरण के नियम के कारण। ठीक है। उसके बाद बताइएगा हालांकि यानी हल्की गैस का विसरण क्या होता है? इसमें अधिक होता है। अगला बताइएगा किसी गैस का विसरण दर उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसने नियम दिया था? ग्राहम ने दिया। ग्राहम के नियम के अनुसार क्या होता है? गैस का विसरण दर जो होता है उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी के लिए इसका एक सूत्र आ जाता है V1/V2 बराबर √/M2/M1 हो जाता है। ठीक है। बताइएगा यदि किसी बर्तन में कई प्रकार के गैस रखे गए हैं तो उन गैसों द्वारा लगाया गया कुल दाब उसमें उपस्थित विभिन्न गैसों द्वारा लगाए गए दाब के योग के बराबर होता है। यह कौन सा नियम है? डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मोल सिद्धांत यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। बताइएगा कि मोल एक संख्या होती है जो किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है। एक मोल बराबर क्या इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? एवोगाड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बताइए एक मोल बराबर कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर होता है। एक मोल बराबर कितना एवोगाड्रो संख्या? 6.022 होता है। ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखते हैं यानी कि ऑक्सीकरण और अपकरण। बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम पे प्लस एक चार्ज लगा है तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? त्याग रहा है यानी कम हो रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा एक होता है रिडक्शन। इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है कौन? रिडक्शन। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2+ का चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 होता है, 2- लगा है तो 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यानी कि बताइएगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से किसे जाना जाता है? रिडक्शन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के नाम से ऑक्सीडेशन को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला हम लोग चलेंगे जल यानी वाटर। जल हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड होता है। जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? मृदु जल जिसे सॉफ्ट वाटर कहा जाता है और कठोर जल जिसे हार्ड वाटर कहा जाता है। यानी कि बताइएगा कि कठोर जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? अस्थायी और अस्थायी, यानी कि अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। यानी मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर पहले हम लोग देख लेते हैं। यानी कि बताइएगा साबुन के आसानी से झाग दे देता है, यह कौन सा जल होता है? मृदु जल होता है। ठीक है। बताइएगा यह जल जो कि साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है वह कौन होता है? कठोर जल होता है। यानी कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बताइएगा यानी कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है। बताइएगा अस्थायी कठोरता को उबालकर और किस विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है? क्लार्क विधि के द्वारा, यानी चूना डालकर दूर किया जा सकता है। उसके बाद अगला है कि यानी कि जल में यानी अस्थायी कठोरता, इसमें जल में क्या क्या मिला हुआ रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट मिला होता है। ठीक है। इसे दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? परम्यूटेट विधि का, यानी जियोलाइट जिसे कहा जाता है, यह कालगन विधि का यानी सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट तथा आसवन विधि का उपयोग किया जाता है अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। अस्थायी तथा अस्थायी दोनों कठोरता को दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा परावैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बताइएगा भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। ठीक है। बताइएगा यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का। ठीक है। अगला बताइएगा अशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल वाटर देखते हैं। यह जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? अशुद्ध जल। ठीक है। अर्थात इसमें कोई भी प्रकार के कण नहीं पाए जाते हैं। बताइएगा जल पीने के लिए अशुद्ध जल
उपयोगी होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसका सभी मिनरल क्या होता है, खनिज बाहर निकल जाता है। ठीक है, बताइएगा। यानी आसूत जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, यानी आसूत जल की प्राप्ति किस विधि के द्वारा की जाती है, आसवन विधि के द्वारा की जाती है। ठीक है, बताइएगा। वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के मिलने के कारण यह अशुद्ध जल हो जाता है, यानी कि आसूत जल के इतना शुद्ध नहीं रह पाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, द्रव का किसी भी ताप पर वाष्प में बदल जाना यह कौन सी क्रिया कहलाती है, वाष्पीकरण, यानी वेपोराइजेशन कहलाता है। वाष्पीकरण के द्वारा ही बादल का निर्माण होता है। बादल का निर्माण पूछा जाए तब किसके कारण होता है, वाष्पीकरण। वही पूछा जाए वर्षा किसके कारण होता है, संघनन के कारण होता है, यानी कि संघनन, जिसे कंडेंसेशन कहा जाता है, यानी कि वाष्प का पुनः द्रव अवस्था में लौट जाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, बताइएगा। अब हम लोग आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस देखते हैं। आसवन विधि द्वारा वैसे द्रव को ही शुद्ध किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत अधिक का अंतर होता है। आसवन कितने चरणों में होते हैं, 2 चरणों में होता है। पहला चरण होता है वाष्पीकरण, दूसरा चरण होता है संघनन। ठीक है, बताइएगा कि समुद्र का जल शुद्धिकरण जो किया जाता है, ये किस विधि से किया जाता है, आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि आशुद्ध जल प्राप्ति इसी विधि के द्वारा किया जाता है। नमक का व्यावसायिक उत्पादन ये किस विधि से किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि उसके बाद पूछा जाए कि जबकि नमक का सामान्य उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है, सामान्य विधि के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग प्रवाजी आसवन विधि देखते हैं, यानी कि इसमें है कि इस विधि के द्वारा वैसे द्रवों को अलग करते हैं जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। जैसे बताइए, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग ऊर्ध्वपातन देखते हैं। वैसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में न आकर सीधे किस अवस्था में चले जाते हैं, गैस अवस्था में चले जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, ऊर्ध्वपातन के नाम से। ठीक है, बताइएगा। यानी नौसादर, आयोडीन, कपूर ये सभी किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, बताइएगा कि जब 2 पदार्थ आपस में मिले हो और उसमें से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा ऊर्ध्वपातित न हो, ऐसे पदार्थ का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अयस्क और धातु यानी ओर्स और मेटलर्जी देख लेते हैं। बताइएगा, सबसे पहला आता है इसमें खनिज यानी मिनरल। पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसे हम किसी न किसी धातु की मात्रा, जिसमें किसी न किसी धातु की मात्रा हो और मानव के लिए उपयोगी हो, उसे किस नाम से जाना जाता है, खनिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा। खनिज में से वैसे खनिज जिसमें से कि धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे किस नाम से जाना जाता है, अयस्क के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग धातु कर्म देख लेते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, धातु कर्म। धातु कर्म कई चरणों में पूरा होता है, जैसे कि धातु कर्म पहला होता है अयस्क का संद्रन, उसके बाद भर्जन, उसके बाद निस्तापन और उसके बाद धातु शोधन होता है। अयस्क का संद्रन भी कई विधि से होता है, जैसे कि हाथ से चुनकर, गुरुत्वीय, चुंबकीय, झाग पल्लवन विधि के द्वारा अयस्क का संद्रन होता है। ठीक है, पहला जिसमें हम लोग देखते हैं अयस्क का संद्रन में, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अयस्क दूर करने की क्रिया को अयस्क का संद्रन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा। वैसी विधि जिसके द्वारा अयस्क को जल में डालकर, यानी कि जिस कारण अशुद्धि जल में घुल जाती है और नीचे बैठ जाती है, तो यह कौन सी विधि होती है, गुरुत्वीय विधि होती है। ठीक है, अगला बताएगा, वैसी विधि जिसमें कि अयस्क को चूर्ण बनाकर चुंबक के समीप ले जाते हैं, जिससे कि धातु चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाते हैं और अशुद्धि दूर हो जाती है। यह कौन सा विधि होता है, चुंबकीय विधि। ठीक है, अगला विधि बताइएगा कि इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क को संद्रित किया जाता है। इस विधि द्वारा अयस्क को चूर्ण बनाकर उसे जल में डालकर तथा तारपीन के तेल मिलाकर इसके बाद उसमें वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं, जिस कारण अशुद्धि अयस्क के झाग के साथ बाहर निकल जाता है। यह कौन सा विधि होता है, फैन पल्लवन विधि होता है। ठीक है, अब हम लोग भर्जन यानी रोस्टिंग देख लेते हैं।
संद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। ठीक है, इससे संद्रित अयस्क में अयस्क की गंदगी क्या होती है? उड़ जाती है। उसके बाद निस्तापन, निस्तापन में क्या होता है? भर्जित संद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इस वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद धातु प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि धातु शोधन, यानी प्राप्त धातु से बाहर से कुछ गंदगियां, यानी प्राप्त धातु में बाहर से कुछ गंदगियां होती है जिन्हें शुद्ध करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु शोधन कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स, यानी कि अधात्री। इसमें होता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को किस नाम से जाना जाता है? गैंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, अयस्क की अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में गालक कहा जाता है। अगला बताइएगा कि अयस्क में उपस्थित गंदगी तथा बाहर से मिलाए गए फ्लक्स, इन दोनों को मिलाकर धातुमल, इन दोनों को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है? धातुमल के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में स्लैग कहा जाता है। यानी धातुमल क्या होता है? इसमें क्या क्या मिला होता है? गैंग और फ्लक्स दोनों मिला होता है, जो कि धातुमल होता है। ठीक है, बताइएगा। अब हम लोग कुछ प्रमुख अयस्क देख लेते हैं। बताइएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। डायस्पोर एल्युमिनियम, कोरंडम एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद बताइए, कोरंडम को एल्युमिनियम, नीलम, रूबी के नाम से भी जाना जाता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बताइएगा, यानी कि सोने का गलनांक घटाने के लिए सोनार, उसमें क्या मिलाता है? क्रायोलाइट मिलाता है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेलियम, ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ड्यूरेलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? हवाई जहाज और कुकर को बनाने में ड्यूरेलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए, अत्यधिक अशुद्धि एल्युमिनियम, अत्यधिक शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्ति किस विधि के द्वारा किया जाता है? हूप विधि के द्वारा किया जाता है। अब फिर बताइएगा, हम लोग देखते हैं, यानी कि अयस्क इसका कौन कौन सा है? कॉपर पैराइट किसका अयस्क है? कॉपर का। ठीक है, कॉपर ग्लांस कॉपर का, जिसे चिल्कोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, कॉपर ग्लांस को। क्यूप्राइट किसका अयस्क है? कॉपर का। मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है। ठीक है, बताइएगा, यानी कॉपर की सबसे शुद्ध अयस्क कौन सा होता है? कॉपर पैराइट होता है। कॉपर के अयस्क प्राय किसके अयस्क होते हैं? सल्फाइड के अयस्क होते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, जिप्सम किसका अयस्क है? कैल्शियम का। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका अयस्क है? कैल्शियम का। अगला बताइएगा, अगला है कि एप्सम सॉल्ट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम। उसके बाद सिल्वाइन किसका अयस्क है? पोटेशियम का। सोरा या नाइटर किसका अयस्क है? पोटेशियम का। नमक किसका अयस्क है? सोडियम का। उसके बाद धोबन सोडा सोडियम। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम। सोहागा सोडियम, जिसे बोरेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, गेलेनो किसका अयस्क है? सीसा का। ठीक है, सिल्वर ग्लांस किसका अयस्क है? चांदी का। जिंक ब्लेंड जिंक का। और जिंकाइट किसका अयस्क है? जिंक का। सिनेवार किसका है? पारा का सिनेवार। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, ये किसका अयस्क है? लोहा का है। ठीक है, बताइएगा, बिदराइट किसका अयस्क है? बेरियम का। ठीक है, बताइएगा, केल्वेराइट जो कि किसका अयस्क है? सोना का। बताना है कि पीच ब्लेंड जो कि किसका अयस्क है? यूरेनियम का। और मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। यूरेनियम को किस नाम से जाना जाता है? आशा धातु के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन के नाम से किस गैस को जाना जाता है? हाइड्रोजन। अब हम लोग मिश्र धातु, यानी कि मिश्र धातु बताइएगा, यह दो या दो से अधिक धातुओं को मिलने से क्या बनता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु में धातु का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। मिश्र धातु में अधातु को भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, बताइएगा, मिश्र धातु ठोस में ठोस का विलयन होता है। मिश्र धातु क्या होता है? ठोस में ठोस का विलयन। मिश्र धातु एक कैसी मिश्रण होता है? समंग मिश्रण होता है। मिश्र धातु का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसका गुण उसमें रहता है? नहीं रहता है। ठीक है, अब कुछ मिश्र धातु हम लोग देख लेते हैं। बताइएगा, पीतल या मुंज मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का होता है। ठीक है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल का। ठीक है, रोल्ड गोल्ड जिसे झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। Cu और Al, यानी कि कॉपर और एल्युमिनियम का। गन मेटल किसका अयस्क? अभी हाँ, किसका आती है? Cu, Zn और Sn का होता है। ठीक है,
टाइप मेटल जिसे मुद्रणालय कहा जाता है, ये किसका मिश्रण है? PbSb और Sn का, यानी कि सीसा और टीन और एंटीमनी। ठीक है, उसके बाद बताइए टांका या सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का होता है। स्टील या इस्पात किसका मिश्रण होता है? लोहा और कार्बन। कार्बन इसमें कितना % होता है? 1% होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टील को देख लेते हैं। स्टील यानी इस्पात की प्रत्यास्थता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। बताइएगा इस्पात बनाने के लिए लोहा में कितना % कार्बन मिलाना चाहिए? 0.5 से 1.5% तक। ठीक है, उसके बाद कार्बन मिलाने से इस्पात की कठोरता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, गाड़ियों का गियर किसका बना होता है? एलॉय स्टील का बना होता है। ठीक है, बताइएगा कि प्रयोग में बर्तन या चाकू बनाने में किस स्टील का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, बताना है स्टेनलेस स्टील किस किस का मिश्रण होता है? लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का होता है। ठीक है, हाँ, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, बताइएगा स्टील उत्पादन की विधियां होती है। एक होता है एलडी प्रोसेस, एक होता है ओपन हार्ट प्रोसेस, उसके बाद एक होता है बेसेमर प्रोसेस। ठीक है, यानी कि बताइएगा इस्पात जब बनता है तब उसका तापमान क्या होता है? तापमान गति उच्च होती है। ठीक है, उसे धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? एनीलिंग के क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग कार्बनिक रसायन देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, ये कौन सा रसायन कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है वह कौन सा यौगिक होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, बताइएगा कि जब जैव शक्ति सिद्धांत, अब हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने इसमें क्या कहा था? उसने बताया था कि कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति के पीछे किसी रहस्यमयी दैव्य शक्ति का हाथ है, अर्थात हम कभी भी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकते हैं। यह किसने कहा था? बर्जीलियस। लेकिन उसी का एक शिष्य था जिसका नाम क्या था? बोहलर। बोहलर ने 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फाइड, जो कि क्या था? अकार्बनिक, को गर्म करके यूरिया यानी कार्बनिक पदार्थ बना दिया और जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? खंडन हो गया, यानी वह विखंड हो गया। आगे चलकर एक और वैज्ञानिक आया जो कि कोल्वे नामक वैज्ञानिक था। इसने एसिटिक एसिड बनाया और उसने भी ये इस जैव सिद्धांत को क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी कि कार्बनिक यौगिक की संख्या लगभग कितना करोड़ है? 4 करोड़ के है। 4 करोड़ लगभग है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। साथ ही कार्बनिक यौगिक में अपरूपता तथा समव्यवता देखी जाती है। बताइएगा सार्वभौमिक तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन को। ठीक है, अब अपरूपता, यानी कि अपरूपता हम लोग देख लेते हैं। जब कभी एक ही तत्व के 2 रूप हो जाते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अपरूपता। ठीक है, बताइएगा कि यानी हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन के। यानी साथ ही साथ फुलरीन भी कार्बन का अपरूप है। बताइएगा, अब बताइएगा हीरा का संकरण क्या होता है? sp3, और ग्रेफाइट का संकरण sp2 होता है। ठीक है, बताइएगा हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक, और ग्रेफाइट सुचालक होता है। पूछा जाएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है, और जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? भंगुर होता है। यानी कि बताइएगा हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, अब हम लोग ईंधन देखेंगे। ईंधन में हम लोग देखेंगे वैसे वस्तु जो जलने से उष्मा या प्रकाश देती है तो वह क्या कहलाती है? ईंधन कहलाती है। ठीक है, बताइएगा तापमान जिस पर ईंधन जलना प्रारंभ कर देता है उसे किस ताप के नाम से जाना जाता है? ज्वलन ताप के नाम से जाना जाता है। एक अच्छे ईंधन के लिए ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? ना तो ज्यादा ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, बताइएगा यानी वायु के नियंत्रित मात्रा में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भंजन कहलाती है। ठीक है, बताइएगा कि इस क्रिया को यानी प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस और कोल तार की प्राप्ति किस विधि से किया जाता है? भंजन विधि से। ठीक है, बताइएगा यानी कि
यह कार्बन का एक ईंधन होता है, इसमें 95% कार्बन होता है, किंतु इसे कोयले से अच्छा ईंधन माना जाता है। वह कौन होता है? कोक होता है। ठीक है, बताइएगा। जब गर्म कोक के ऊपर वायु को प्रवाहित किया जाता है तो उसे किस गैस के नाम से जाना जाता है? उत्पाद गैस, यानी कि प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CO प्लस N2, CO प्लस N2। ठीक है, जब गर्म कोक पर जल को प्रवाहित किया जाता है तो इसे किस गैस के नाम से जाना जाता है? भाप अंगार के गैस के नाम से जाना जाता है। भाप अंगार गैस, जिसे वाटर गैस भी कहा जाता है, इसका सूत्र क्या हो जाता है? CO प्लस H2। ठीक है, बताइएगा। यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कि CO प्लस H2 होता है। ये कौन सा गैस होता है? कोल गैस होता है। ठीक है, बताइएगा। अब हम लोग प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस देखेंगे। यह हाइड्रोजन का उत्तम स्रोत होता है। यह मुख्यतः किसका बना होता है? मीथेन तथा इथेन का मिश्रण होता है। कौन? प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? CNG के नाम से जाना जाता है। यानी CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, बताइएगा। इसमें मीथेन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। भविष्य का ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है? CNG को जाना जाता है। भविष्य के ईंधन के नाम से किस धातु को जाना जाता है, यानी किस तत्व को जाना जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। यानी इसका प्रयोग वाहनों में प्रदूषित रहित ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका? CNG का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा। हरित डीजल यानी बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? जोट्रोफा, रतनजोत या रोपसीड के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि ये सभी कौन से मानक को दर्शाता है? यूरो 4 को दर्शाता है। ठीक है, बताइएगा। अब हम लोग पेट्रोलियम गैस देख लेते हैं, यानी कि जिसे PG कहा जाता है शॉर्ट में, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यह मुख्यतः इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। जब इन गैसों को उच्च दाब तथा निम्न ताप पर किसी पात्र में भरा जाता है तो यह किस अवस्था में हो जाता है? द्रव अवस्था में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? LPG के नाम से जाना जाता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, उसके बाद LPG गैस रंगहीन, गंधहीन तथा अति ज्वलनशील होता है। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार का गंध आता है, जो कि किसे मिलाने के बाद इसमें गंध आता है? इथाइल मरकैप्टन का, यानी कि सल्फर के यौगिक होते हैं, जो कि कौन होते हैं? इथाइल मरकैप्टन। जब बताइएगा, जब LPG गैस जलती है उसका लौ जो होता है किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बायोमास देख लेते हैं। पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर में वह व्यर्थ पदार्थ जिसका उपयोग सूख जाने के बाद ईंधन के रूप में किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बायोमास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला बायोगैस, यानी कि यह बायोमास तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जल की उपस्थिति में सड़ाया गलाया जाता है, अर्थात किण्वन कराया जाता है। तो इसके दौरान कौन कौन से बायोगैस मिलते हैं? मीथेन, H2S, CO2 और हाइड्रोजन इत्यादि गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। इन्हें गैसों के मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कितने हैं? 2 है। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यानी कि परंपरागत जिसे नवीकरणीय कहा जाता है, परंपरागत जिसे अनवीकरणीय कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आ जाता है? जैसे बताइएगा कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल गैस, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अनवीकरणीय यानी परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? नवीकरणीय यानी कि गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। अब हम लोग कोयला देखते हैं, यानी कि कोयला क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। इसका निर्माण तब होता है जब जीव जंतुओं का अवशेष किस चट्टान के बीच दबने से होता है? अवसादी चट्टान। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? कोयला के 4 प्रकार। कौन कौन होते हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। ठीक है, बताइएगा कि सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत 90 से 95% होता है। ठीक है, बताइएगा सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला किस देश में पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। भारत में एंथ्रासाइट की सर्वाधिक मात्रा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बताइएगा यानी कि
डंगमर कोयला या घरेलू कोयला के नाम से किस कोयला को जाना जाता है? घरेलू कोयला बिटुमिनस को, ठीक है। मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को ही जाना जाता है, ठीक है। भारत तथा विश्व में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इस कोयला में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? 85% होता है, ठीक है। बताइए भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को, ठीक है। बताइए इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 75% होता है लिग्नाइट में, ठीक है। बताइए घटिया कोयला कौन सा होता है? सबसे पीट कोयला, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 50% होता है, ठीक है। अब हम लोग गैसोहॉल देखते हैं, यानी कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी प्राप्ति किससे की जाती है? गैसोहॉल का पेट्रोलियम और अल्कोहल के मिलने से क्या बनता है? गैसोहॉल। और पेट्रोलियम या क्या होता है? पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? अपसादी चट्टान से, ठीक है। बताइएगा यह गाढ़े रंग का पदार्थ होता है। इसे यानी पेट्रोलियम को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? प्रवाही आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, जिसके द्वारा डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल बनाया जाता है। बताइएगा यानी कि गैसोलीन किसका किसका मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल का। और गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। उसके बाद गैसोहॉल का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। बताइएगा पावर अल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें इथेनॉल, पेट्रोल यानी इथेनॉल, पेट्रोल तथा व्यंजन का मिश्रण क्या कहलाता है? पावर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। यह किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल में प्रमुख ऊर्जा के रूप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे अपने संचालन के लिए इससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऑटोमोबाइल के लिए अच्छा ईंधन के रूप में कार्य करता है। कौन? पावर अल्कोहल। उसके बाद वुड अल्कोहल क्या होता है? मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है। इसका अनुसूत्र क्या होता है? CH4। जबकि मिथेनॉल का अनुसूत्र क्या होता है? CH3OH होता है, ठीक है। बताइएगा इसे मेथिल अल्कोहल या वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। वुड अल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समय में प्राय लकड़ी के भंजन आसवन की प्राप्ति की जाती थी। इसे जहरीली शराब भी कहते हैं वुड अल्कोहल को, ठीक है। बताइएगा यानी उष्मीयमान अब हम लोग देख लेते हैं। 1 ग्राम ईंधन के जलने से जितनी उष्मा निकलती है उसे उष्मीयमान के नाम से जाना जाता है। बताइए सर्वाधिक उष्मीयमान किस गैस का होता है? हाइड्रोजन का होता है। उष्मीयमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। कुछ उष्मीयमान दिया हुआ है। लकड़ी का उष्मीयमान 17 होता है, कोयला का 30 होता है, चारकोल का 33 होता है, ठीक है। केरोसिन तेल का 48 होता है, पेट्रोलियम का 50 होता है, LPG का 50 होता है, मीथेन का 55 होता है, CNG का 55 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 150 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जब जलता है तो थोड़ा भी प्रदूषण नहीं करता है, क्योंकि इसे जलने के लिए कितना तापमान चाहिए? 256 डिग्री टेम्परेचर करना पड़ता है। हाइड्रोजन को जलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग रॉकेट में करते हैं, ठीक है। अब परनोदक देख लेते हैं, यानी रॉकेट में प्रयोग होने वाले ईंधन को क्या कहा जाता है? परनोदक के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइएगा पेट्रोल की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। अब वही डीजल की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? सीटेन संख्या में मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि अब देखेंगे अपस्फोटन यानी नॉकिंग जो होता है ईंधन से आने वाली खटखटाहट की आवाज को क्या कहा जाता है? नॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। अपस्फोटन को कम करने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है, ठीक है। किंतु इससे सीसा प्रदूषण क्या होता है? बढ़ जाता है। सरकार ने टेट्रा इथाइल लेड पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम लोग साबुन देखते हैं, साबुन कैसे कैसे बनाया जाता है। यानी कि यह सोडियम तथा पोटेशियम का वसीय अम्ल होता है। साबुन तथा डिटर्जेंट को जब पानी में घोलते हैं तो वह जल के साथ पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। साबुन या डिटर्जेंट को जब जल में घोलते हैं तो इसके द्वारा बनाए गए झाग को क्या कहा जाता है? माइसेल कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा कि साबुन को जल्दी गलने के लिए नमक का उसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साबुन के झाग को सूखने से बचाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत अधिक झाग देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रेजिन मिलाया जाता है, ठीक है। साबुन में 10% जल यानी नमी मिलाते हैं, इससे साबुन
यानी चिटकता नहीं है, फटता नहीं है। साबुन में सल्फोनिक अम्ल प्रयोग के कारण आंखों में जलन किसके कारण होता है? सल्फोनिक अम्ल के कारण। साबुन में क्षार नहीं पाया जाता है, यानी कि यह कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, किंतु डिटर्जेंट यानी कि जो कि सर्फ होता है कठोर जल के साथ क्या करता है? झाग देता है। अब हम लोग प्लास्टिक देखते हैं, यानी कि इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर पाइकस ने किया था। यह कार्बनिक यौगिक का बहुलक होता है। अत्यधिक पर्यावरण को क्षति कौन पहुंचाता है? प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, बताइएगा। यानी यह उष्मा पाने के साथ सिकुड़ जाता है। यह कौन सा होता है? थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि कौन सा हो गया? पॉलीथीन। उसके बाद यह उष्मा पाने के साथ नहीं सिकुड़ता है, यह कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे कि यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे पीवीसी कहा जाता है। बेकेलाइट, टेफ्लॉन, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका परत चढ़ा रहता है? टेफ्लॉन का। कुकर का हैंडल किसका बना होता है? बेकेलाइट का प्रयोग बेकेलाइट का बना होता है। यानी फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल को मिलाने से क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। ठीक है, अब हम लोग विस्फोटक यानी कि विस्फोटक हम लोग देख लेते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें अचानक दहन हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? विस्फोटक। बताइएगा। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट में क्या भरा रहता है? नाइट्रोग्लिसरीन भरा होता है, किंतु आधुनिक डायनामाइट में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि यानी TNT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन होता है। यह एक प्रमुख विस्फोटक है। यह H2SO4 तथा HNO3 से क्रिया करके बनता है। उसके बाद TNG का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन होता है। ठीक है, बताइएगा। इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? TNG को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद Cl20 इसे चाइना लेख 20 यह बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होता है। बताइएगा। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसे प्लास्टिक बम के नाम से जाना जाता है। किसे? RDX को। इस बम से उष्मा अधिक निकलती है और और आग लग जाती है RDX से। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यानी कि बारूद या गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है? नाइट्रोजन, सल्फर और चारकोल का बना होता है। इसका प्रयोग बंदूक के कारतूस तथा पटाखा बनाने में किया जाता है। सीरिया में सेरीन गैस का प्रयोग, इसे गरीबों का परमाणु बम के नाम से किसे जाना जाता है? सेरीन गैस को जाना जाता है। अब हम लोग उर्वरक देखते हैं, यानी कि भूमि के पैदावार की क्षमता को कौन बढ़ाता है? उर्वरक बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा, यानी कि जब पौधा लगा रहेगा तो उसमें कितना अनुपात में होता है? 4:2:1। ठीक है, उसके बाद फिर खेत में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद बताइए फास्फोरस। अब हम लोग देखते हैं, इसकी पूर्ति जानवरों की हड्डियों के द्वारा होता है। बीज बोते समय फास्फोरस की मात्रा क्या की जाती है? बढ़ा दी जाती है। अगला हम लोग सीमेंट देखते हैं। यह किसका घटक होता है? कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट का बना होता है। बताइएगा कि सर्वाधिक सीमेंट किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। सीमेंट के अवयव सिलिका तथा चूना पत्थर सीमेंट के मुख्य क्या होते हैं? अवयव होते हैं। एल्यूमिना सिलिकेट को एल्यूमिना जो मिला होता है सीमेंट में, वह क्या करता है? जल्दी जमा देता है। और जिसे जल्दी जमने से रोकने के लिए सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। यानी कि यह सूखने जल्दी नहीं देता है, जिप्सम। उसके बाद आयरन ऑक्साइड मजबूती, यानी सीमेंट में मजबूती कौन प्रदान करता है? आयरन ऑक्साइड। उसके बाद दरार पड़ने से रोकता है कौन? चूना पत्थर। यानी कि इसका एक ट्रिक हो जाता है कि सीमेंट में क्या क्या घटक होते हैं। तो इसका ट्रिक है चूसिए आम जी, यानी चू से हो गया चूना पत्थर, सी से हो गया सिलिका, ए से हो गया एल्यूमिनियम, आ से हो गया आयरन ऑक्साइड, म से हो गया मैग्नीज और जी से हो गया जिप्सम। ठीक है, उसके बाद आगे और देखते हैं। आगे है कि कीटनाशक ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। कौन? कीटनाशक। बेंजीन यह एक कैसा होता है? एरोमेटिक यानी बंद श्रृंखला होता है। किसका? बेंजीन का। और उसके बाद बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराने पर क्या बनता है? फिनॉल बनता है। यह भी एक क्या है? कीटनाशक होता है। ठीक है, उसके बाद DDT का फुल फॉर्म क्या होता है?
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, जो कि एक क्या होता है, कीटनाशक होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। इसका प्रयोग किस यानी जल को साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नमकीन तथा चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अचार को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नमक का। ठीक है, अगला हम लोग कांच देख लेते हैं, यानी कि अति शीतित द्रव के नाम से किसे जाना जाता है, कांच को। इसका प्रयोग निश्चित यानी कि इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है कांच का। इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अनिलीकरण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कांच का दर्पण बनाया जाता है। दर्पण बनाने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दर्पण के पीछे किसका लेप लगाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि जिस कारण दर्पण को किस नाम से जाना जाता है, रजत दर्पण। सिल्वर लग गया तो इसी कारण इसे रजत दर्पण के नाम से जाना जाता है। फोटोग्राफी प्लेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। चुनाव के चिन्ह के समय स्याही जो उंगली पर लगाया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शीशा में विभिन्न यौगिकों को मिलाकर उन्हें रंग प्रदान किया जाता है, जो कि कांच का रंग इस प्रकार से है, जैसे कि बताइएगा गहरा नीला रंग किसके कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। उसके बाद पीला रंग कैडमियम सल्फेट के कारण। उसके बाद सियान या पीकॉक ब्लू रंग किसके कारण होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण। हरा रंग किसके कारण होता है, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग कांच को देख लेते हैं। कांच विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कि बताइएगा कि यानी कि फिलंट कांच, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब बनाने में किसका उपयोग होता है, फिलंट कांच का उपयोग होता है। इस कांच में किसकी मात्रा होती है, पोटासियम मिला होता है फिलंट कांच में। बताइएगा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का उपयोग होता है, पायरेक्स कांच का, जो तापमान सह सकता है और इसमें सोडियम मिला होता है। ठीक है, पायरेक्स कांच में सोडियम मिला होता है। बताइएगा दैनिक प्रयोग में होने वाले कांच के बर्तन को किससे बनाया जाता है, जैसे कि ट्यूब लाइट को किस कांच से बनाया जाता है, सोडा कांच से बनाया जाता है। ठीक है, बताइए प्रयोग में प्रयोग किए जाने वाले चश्मा को किससे बनाया जाता है, क्रूक्स कांच से बनाया जाता है। ठीक है, पावर वाले चश्मा को किससे बनाया जाता है, ये प्रकाशी कांच से बनाया जाता है पावर वाले चश्मे को। ठीक है, अत्यधिक ताप को सह सकता है रेशेदार या परतदार कांच या बुलेट प्रूफ बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, पोटास कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा बिल्डिंग के बाहर सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कौन से कांच का किया जाता है, टसन ग्लास का उपयोग किया जाता है। कांच का दरवाजा बनाने में टसन ग्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दर्पण में परावर्तन होता है जिस कारण अपनी तस्वीर दिखाई देता है, जबकि कांच में अपवर्तन होता है और हमें उस पार की वस्तु, कांच में अपवर्तन होता है जो कि उस पार की वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, बताइएगा अब हम लोग संश्लिष्ट रेशा देख लेते हैं। संश्लिष्ट फाइबर, संश्लिष्ट रेशे कई सरल अणुओं के संयोग से बने एक क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। सेल्यूलोज एक कौन सी बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, लकड़ी में सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। कागज से किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कपास तथा जूट की प्राप्ति किससे की जाती है, सेल्यूलोज से प्राप्त की जाती है। सेल्यूलोज के ये सभी बने होते हैं। रेयन, नाइलॉन ये सभी किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। ठीक है, पॉलिस्टर भी सेल्यूलोज का ही बना होता है। ठीक है, बताइएगा सेल्यूलोज के बने कृत्रिम रेशा को किस नाम से जाना जाता है, रेयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा अनेक प्रकार के वस्त्र रेयन से बने होते हैं। ये बताइएगा टायर जो बना होता है ये किससे बना होता है, रेयन से बना होता है। मानव द्वारा प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था, नायलॉन था। ठीक है, उसके बाद एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डायएमीन का बहुलक है। इसका निर्माण किससे होता है, नायलॉन से होता है। ठीक है, बताइएगा मछली पकड़ने वाले जाल जो बनाया जाता है किससे बना होता है, नायलॉन से बनाया होता है। ठीक है, पैरासूट किससे बना होता है, नायलॉन से। पेंट करने वाला जो ब्रश होता है वो किससे बना होता है, नायलॉन से बना होता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग पॉलिस्टर देख लेते हैं। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था,
इंग्लैंड में हुआ था। इसका निर्माण एस्टर के बहुलीकरण से होता है। यह बहुत कम जल को अवशोषित करता है, इसीलिए इसके बने कपड़े धोने के बाद जल्द क्या होता है, सूख जाता है। इस प्रकार आज हम लोग का केमिस्ट्री खत्म हो गया। आप कमेंट कर दीजिएगा कि कल कौन सा विषय स्टार्ट किया जाए। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।